नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। हमने अभी अपने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, जहाँ पर छोड़ दिया था आपको, वो था कि दरअसल ब्रिक्स है क्या। तो अब कोशिश करते हैं आपको बताने की कि ब्रिक्स क्या है। अब आधिकारिक वेबसाइट जो है उसके अनुसार 11 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक समूह है। इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और सऊदी अरब तथा इंडोनेशिया शामिल है। इसका मकसद इन देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसमें शुरुआत में 4 देश थे जिन्हें ब्रिक कहा जाता था। यह नाम 2001 में गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिमोनील ने दिया था। तब उन्होंने कहा था कि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन आने वाले दशकों में वैश्विक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। बाद में ये देश एक साथ आए और इस नाम को अपना लिया। स्थापना इसकी 2009 में हुई थी, जैसा कि हमने आपको बताया था, और संस्थापक देश इसके ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन थे। 2010 में साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद ब्रिक्स बन गया, एस जुड़ गया, और 2024 में मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई और शामिल हो गए, और 2025 में इंडोनेशिया और सऊदी अरब ने इसको ज्वाइन कर लिया। 2024 में बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान को पार्टनर देशों के रूप में ब्रिक्स में शामिल कर लिया गया। अब इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों, और इसका आगे का सफ़र होगा क्या। अब सोवियत संघ के पतन के बाद और 2000 के शुरुआती सालों में दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पश्चिमी देशों का दबदबा था, यानी डॉलर का। अमेरिका का डॉलर और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF फैसले करती थी। इस अमेरिकी दबदबे को कम करने के लिए रूस, भारत, चीन, ब्राज़ील ब्रिक के तौर पर साथ आए, जो बाद में ब्रिक्स हो गया। इन देशों का मकसद ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देश और गरीब देशों की आवाज़ को मजबूती प्रदान करना था। दुनिया देश की आधी आबादी का हिस्सा है। भारत 146 करोड़ 17.8%, चीन 141 करोड़ 17.2%, इंडोनेशिया 28 करोड़ 3.47%, ब्राज़ील 21 करोड़ 2.8%, रूस 14 करोड़ 1.75%, इथोपिया 13 करोड़ 1.6%, इजिप्ट 11 करोड़ 1.4%, ईरान 9 करोड़ 1.12%, साउथ अफ्रीका 6.4 करोड़ 0.8%, सऊदी अरब 3.4 करोड़ 0.42% और यूएई 1.1 करोड़ 0.1%। ये जनसंख्या और दुनिया में उसकी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है, ये हमने आपको बताई। और 2008-9 में जब पश्चिमी देश आर्थिक संकट से गुजर रहे थे, तब ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही थी। आर्थिक संकट से पहले पश्चिमी देश दुनिया की 60 से 80% अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन मंदी के दौर में ब्रिक्स देशों की इकोनॉमिक ग्रोथ से पता चलता है कि इनमें तेजी से बढ़ने वाले पश्चिमी देशों को टक्कर देने की क्षमता व्याप्त है। 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में हुई ब्रिक्स की बैठक देशों ने मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी बहुध्रुवीय दुनिया की कल्पना की, जहां पश्चिमी देशों की आर्थिक पकड़ कमज़ोर हो और
और सभी देशों को बराबरी का दर्जा या हक मिले। 2014 में ब्रिक्स ने एक बड़ा कदम उठाते हुए न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड देता है। इसके साथ साथ एक रिजर्व फंड भी बनाया गया ताकि आर्थिक संकट के समय इन देशों को अमेरिकी डॉलर पर निर्भर ना रहना पड़े। 31% जमीन दुनिया की सिर्फ ब्रिक्स के जो देश हैं उनके पास है। इसमें ईरान है, इजिप्ट है, यूएई है, ब्राज़ील है, सऊदी अरब है, इथोपिया है, इंडोनेशिया है और भारत है। अब रूस जो है वो सबसे ज़्यादा 1.7 करोड़, ये 11% है। चीन 96 लाख, ये 6.3% है। ब्राज़ील 85 लाख, 5.6% है। भारत 32 लाख, 2.4% है। सऊदी अरब 21 लाख, 1.44% है। इंडोनेशिया 19 लाख, 1.22% है। ईरान 16 लाख, 1.1%। साउथ अफ्रीका 12 लाख, 0.8%। इथोपिया 11 लाख, 0.7%। इजिप्ट 10 लाख, 0.7% और यूएई 83,000, 0.1%। ये लैंड एरिया है, जमीन जो होल्ड करते हैं ये देश। अब दुनिया में इसकी हिस्सेदारी जो है वो देखो कितनी बड़ी हो गई। ब्राज़ील में हो रहे ब्रिक्स समिट खास क्यों हैं? क्योंकि रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स समिट 2025 का आयोजन ग्लोबल ऑर्डर के लिए ग्लोबल साउथ का सहयोग की थीम पर किया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इस बार होने वाली बैठक में पहली बार 10 सदस्य देश शामिल हुए हैं। इनमें इसके अलावा 9 पार्टनर कंट्रीज भी हिस्सा ले रहे हैं। अब ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ब्रिक्स की पश्चिमी देशों के विरोधी के बजाय समावेशी संगठन के तौर पर देश पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मकसद समावेशी विकास, खाद्य सुरक्षा और क्लाइमेट जस्टिस जैसे मुद्दों पर बात करना है। पश्चिमी देशों के लिए ब्रिक्स एक चुनौती है क्योंकि पिछले कई सालों से स्विफ्ट यानी पेमेंट की तर्ज पर अपना पेमेंट सिस्टम बनाने की चर्चा होती रही है, SWIFT स्विफ्ट। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई और ना ही ठोस कदम उठाए गए हैं। 2023 में ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने एक समिट के दौरान कहा था कि ब्रिक्स संगठन के देशों को व्यापार के लिए नई करेंसी बनाने की जरूरत है। उन्होंने सवाल उठाया था, क्यों हम डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं? ब्रिक्स देशों के पेमेंट सिस्टम और अपनी करेंसी बनाने का आइडिया हमेशा से पश्चिमी देशों, खासतौर पर अमेरिका के लिए चिंता का विषय रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण से पहले ही पिछले साल दिसंबर में चेतावनी दी थी, अगर ब्रिक्स देश ऐसा करते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लगेगा, और ट्रंप ने इसे अमेरिकी डॉलर को कमज़ोर करने की साजिश बताया था। हालांकि सबके बीच भारत अपना रुख साफ कर चुका है। दिसंबर 2024 में कतर की राजधानी दोहा में एक फोरम में बोलते हुए जयशंकर ने कहा था, अमेरिकी डॉलर को कमज़ोर करने में भारत की कोई रुचि नहीं है। और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने मोदी को गले लगाया है, जफ्फियाँ डाल रहे हैं दबा के, और ऐसी जफ्फी बहुत मुश्किल से मिलती है भाई साहब। आपने वो पिक्चर देखी होगी संजय दत्त वाली, जादू की जफ्फी। तो ये जादू की तो नहीं है, ये पनौती वाली जफ्फी है। अब अर्जेंटीना ने राष्ट्रपति मोदी को गले लगाया, पनौती को गले लगा लिया। अब देखो क्या होगा उनका। और खनिज व्यापार और निवेश पर बातचीत की है। पीएम ने अर्जेंटीना के नेशनल हीरो को श्रद्धांजलि दी है। अब पीएम मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलई से गले मिले हैं। अब गले मिले हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मोदी ने शनिवार को अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलई से मुलाकात की और मोदी ने उनको गले लगाकर स्वागत किया। दोनों नेताओं ने ब्यूनस आयर्स
में डेलीगेशन लेवल पर बातचीत की। मोदी और ज़ेवियर के बीच जरूरी खनिजों, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, कृषि सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। और जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया था, मोदी को त्रिनिदाद और टबैगो का सर्वोच्च सम्मान मिला है। ये अवार्ड पाने वाले पहले विदेशी हैं। 25 देश दे चुके हैं अपना सबसे बड़ा सम्मान मोदी को। होलसेल रिसीवर मोदी बन चुके हैं और वो पूरे विश्व का रिकॉर्ड तोड़ के, हालांकि ये जो रिवार्ड मिल रहे हैं, अवार्ड मिल रहे हैं, ये मोदी को नहीं, भारत देश के प्रधानमंत्री को मिल रहे हैं। अगर ये प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी और का होता तो उनको भी मिलते। मोदी इसको पर्सनल अचीवमेंट बता रहे हैं। मैं समझता हूँ ये डींग मारने वाली बात है, छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी। और त्रिनिदाद टबैगो के दौरे पर जब पहुंचे थे, उसके बाद क्रिस्टीन कंगालू ने देश के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद और टबैगो से नवाजा था। अब राष्ट्रपति ने पीएम के साथ कमला प्रसाद बिसेसर, उनको शुक्रिया कहा और ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नेता बन गए। तो ये छोटी सी प्रस्तुति थी जो हम आपको ब्रिक्स के बारे में जो नॉलेज है वो देना चाहते थे कि कितने देश हैं, कितनी ज़मीन है, कितनी इकोनॉमिक पावर है, कितनी पॉपुलेशन है, क्या उद्देश्य है और ये क्या कर सकते हैं 28% वाले। देखने वाली बात होगी कि ट्रंप अगर घुड़की मारेगा तो सारे डर के मारे चूहे के बिल में जाएंगे या डटकर खड़े रहेंगे। वैसे जो प्रस्ताव है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि विदेशों में जो स्विफ्ट का पेमेंट का चलन है उसमें कई बार दिक्कत आती है और बेजा चार्जेस भी लगते हैं। और इसमें ट्रंप की धींगा मस्ती, तानाशाही, बड़बोलापन, बकवास उसकी सुननी पड़ती है। तो इससे अच्छा है देश सारे मिल जाएं और कम से कम ये वाला एक काम तो कर ही लें। उसमें मोदी जी पूरा सहयोग भी कर रहे हैं और उनकी चर्चा भी हो रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए और हम अपनी बेस्ट विशेस ब्रिक्स सम्मेलन को देते भी हैं कि वो कामयाब हों और पश्चिमी देशों का वर्चस्व तोड़ने में उनको कामयाबी मिले और प्रसिद्धि भी मिले। इसी शब्दों के साथ इस एपिसोड को समाप्त करते हैं और आपसे आज्ञा लेते हुए एक फिर से प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्रकार की सूचनाएं मिलें, इसके लिए ये दायित्व आपका बनता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको सूचनाएं विविध प्रकार से मिल सके। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।